नमस्कार, मैं हूँ आरजे दिलीप और गवर्नर की टीम हमारे साथ है। मनोज बाजपेयी सर और चिन्मय मांडलेकर हमारे साथ हैं। बड़ी खुशी है कि आज गवर्नर इस फ़िल्म के बारे में बहुत करीब से बहुत अच्छी-अच्छी बातें जानने मिलेगी। मुझे जितनी बातें अभी तक पता चली क्योंकि मुझसे पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं। 90s के दौर में टिकट की जो प्राइस थी वो रखी गई है। जी, जी। ये बड़ी कमाल की बात है। जी, एक ट्रिब्यूट दिया गया उस टाइम को और उस टाइम पे जो गवर्नर थे जी। उनको, क्योंकि अगर गवर्नर फ़िल्म उनके बारे में है, तो कम से कम कुछ याद उस समय की लोगों से साझा किया जाए राइट। जब ये फ़िल्म उनके बारे में दिखाई जाए। और तो आज की जनरेशन हाँ। को भी ये पता चले कि 50 रुपए में भी फिल्म देखी जा सकती है। विश्वास ही नहीं कर पा रहे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी। तो 90s में 50 रुपए की जो कीमत थी उसी कीमत पे ये फ़िल्म पहली 25,000 टिकट्स जो है वो उनके लिए उस कीमत ये पर। खास बात जी, और जी। ठीक ओके। सर गवर्नर की ये जो कहानी है ये 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ी हुई है। अ, वो कौन-सी बात थी किरदार की जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगी, जिसने आपको खींचा उस किरदार की तरफ? देखिए पहली बात ये है कि आप पूरी स्क्रिप्ट पहले जानते हो, जानना चाहते हो, तो पूरी स्क्रिप्ट अगर सच में कमाल की है, तो जो किरदार है, फिर आप उस पे नज़र जाती है आपकी। तो पहले तो स्क्रिप्ट मुझे बहुत ही कमाल की लगी थी हुँ, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप नीचे नहीं रखते हैं, आप लगातार पढ़ते चले जाते हो। ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है एक बहुत अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट की। दूसरा एक किरदार जो इकोनॉमिस्ट है और आरबीआई का गवर्नर है। दूसरी बात तो ये थी कि ये इस तरह का किरदार इस तरह के वर्ग से आता हुआ और दूसरे रीजन का है, हमारे हिंदी भाषी है नहीं, हुँ, और वो पूरी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट सबको कवर कर रहा है, सबकी पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, सबकी आर्थिक स्थिति को वो डिसाइड करने वाला है। राइट। और ख़ास करके उस टाइम पे जब इंडिया सबसे बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इंडिया को किसी भी समय बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, ये समय आ चुका है। एक ऐसे समय की कहानी जब राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जी। तो इसमें जो विलेन है, वो समय है, वाह! परिस्थिति है। जी, और सिचुएशंस कुछ जी, ऐसी जी, जी। और जो हीरो है, वो आपका देश है पहले, वाह! और देश का नायक है, जो कि गवर्नर है इस। तो उसकी पूरी जर्नी ऐसे संकट के समय में एक ऐसी पॉलिसी बनाने की, एक ऐसा रास्ता निकालने की, ताकि ये देश इस समय बिल्कुल कैसे भी करके इस संकट से बाहर आए, ताकि ये देश कंगाल होने से बच जाए। राइट। पहला तो ये था। और कैसे उसके एक डिसीजन ने आगे आने वाले समय के पॉलिटिक्स को, आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया, ये उस नायक की कहानी है। वाह! तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुझे अनोखी लगी इस फ़िल्म में। और उसमें भी ये कोई इंडल्जेंट फ़िल्म नहीं है, ये लगातार बढ़ती है, आपको पलक नहीं झपकने का मौका देती है। तो ये सारी चीज़ लगातार चीज़ें घट रही, और ऐसे समय में जब आपके पास में 15 दिन से लेकर 30 दिन का समय है, और इसी में सारी चीज़ें करनी है, राइट। और उसमें कई बार पॉलिटिकल अस्थिरता, इनएस्टेबिलिटी आती है, कई बार कई सारे हर्डल्स आते हैं, काफ़ी द्वंद्व है, काफ़ी लोग जो हैं, कुछ लोग ही हैं जो उम्मीद कर रहे हैं, बाकी लोग इसे असंभव हताश, और इस आदमी की तरफ बड़ी निराशा के साथ भी देख रहे हैं। तो इस तरह की कहानी मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्टर अपने हाथ से जाने देता, मुझे नहीं लगता है, और मैं तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वही। नहीं, बिल्कुल सही। तो आकर्षित करना तो बनता है, जिस तरह से आपने बताया कि जी। पूरी कहानी और उसमें उस किरदार का जो महत्व है। चिन्मय सर, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बैकड्रॉप पर ये फ़िल्म आपको कैसे लगा कि आज के समय में भी ये रिलेवेंट होगा, ये बताना बहुत ज़रूरी होगा? समय ने इसको रेलेवेंट कर दिया है सर। देख रहे हैं हम आजकल हाँ, परिस्थितियाँ भी मतलब वैसी हो गई है। हमारे फ़िल्म में एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है कि सूरज अपना काम करते रहता है और समय अपने आप ठीक हो जाता है। वाह! तो वही है कि हमने एक फ़िल्म बनाई तो जो हमें लगा था कि
रेलेवेंट है, इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि 1990 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जिन्होंने वो भारत नहीं देखा जब एक टेलीफोन घर में आने के लिए 6-6 महीने, डेढ़-डेढ़ साल लोग रुकते थे, या जिन्होंने वो दूरदर्शन वाला दौर नहीं देखा जब हम टेरेस पे चढ़ के वो एंटीना ठीक करते थे। नीचे आवाज लगाना थी, हाँ। आई पे नहीं मैच के वक्त स्पेशली। सो वो एक बहुत बड़ा जनरेशन अब है जिनको ये पता ही नहीं है। राइट। तो पहले तो ये था कि एक अवेयरनेस दिया जाए कि जो भी जिस पेड़ के फल आज हम चख रहे हैं उसकी नींव, उसका बीज कब डाला गया, कैसे डाला गया। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ये जो एक टर्निंग पॉइंट है, ये जो 6 महीने हैं हमारे देश के इतिहास में, ये वो मोड़ है जहां से हम कहीं भी जा सकते थे। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे उनका बड़कपन ये है कि उन्होंने हमें सही दिशा में ढकेला, वरना हम कहीं भी जा सकते थे, हम अपनी दिशा भटक सकते थे, टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था। और आज जब आपने अपने आस पड़ोस के देश देखते हैं आप, तब और भी ये बात अंडरलाइन होती है। तो हमारे दिमाग में शुरुआत में तो यही था, और ट्रम्प साहब ने फिर 28 फरवरी को, और हालांकि नो वन वांट्स दिस कोइंसिडेंस, बट आज दोबारा से हम वहीं, तब इराक और अमेरिका का युद्ध था, आज ईरान और अमेरिका का युद्ध है। दोनों समय में ऐसे युद्ध हैं जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका परिणाम हम देख रहे हैं हमारे जीवन पर। रोज की चर्चा में अब विषय आने लगे, अब जेब पर उसका भार दिखने लगा है। तो तब ये फिल्म एक मिरर का काम करती है कि तब जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कमजोर था, तब भी हम इस परिस्थिति से बाहर निकले हैं। तो आज तो इससे निकलना बनता ही है हमारा। बिल्कुल। और जो भी अनुभव होते हैं, पास्ट के भी अनुभव होते हैं, उससे जो सीख है उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और एक सीख की तरह ये फिल्म आएगी भी। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। सर, आपने गैंगस्टर का रोल प्ले किया, आपने पुलिसमैन कह लीजिए, पॉलिटिशियन कह लीजिए, कॉमन मैन कह लीजिए, ये जो रोल है आपका इस फिल्म में, गवर्नर में, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इन सब रोल्स में आप कहाँ रेट करते हैं आपकी नज़र से? देखिए, रेटिंग तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जितने सारे आपने नाम लिए बड़ी डिफिकल्ट किरदार थे और डिफिकल्ट फिल्में भी थी। क्योंकि सारी फिल्में जो आपने नाम गिनाए सब अपने समय की अनोखी और पहले तरह फिल्म थी, है ना। और ठीक इसके कुछ साल पहले ही, अभी 1-2 साल पहले ही मैंने आदिवासी का रोल किया है जोरम में। तो सारे किरदार, कोई भी किरदार आसान नहीं होता है, क्योंकि वो आपसे अलहदा होता है, आपसे अलग होता है, और उस तक थोड़ा बहुत भी पहुंचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल है कोई और किरदार बन पाना। कम से कम उसके जितने नज़दीक जा सकें आप, आपकी कोशिश यही रहती है। इस फिल्म में भी वो नजर आता है, ट्रेलर में मैंने देखा है कि बहुत आपने जी किरदार को जिया है, बिल्कुल ऐसा। जी, क्योंकि उसके बिना मुमकिन नहीं है। मैं अगर मुमकिन है तो शायद मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूँ कि इतनी जल्दी वो मुमकिन हो जाए। उसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ताकि मैं कहीं आस-पास भी ए वेंकटरमणन के किरदार के पास पहुंच पाऊं। वंडरफुल। एक टैगलाइन बड़ी कमाल थी, बहुत पावरफुल भी है इस फिल्म की, कि इफ आई फेल इंडिया फेल्स। ये इनक्रेडिबली पावरफुल लाइन है। ये एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेकर आती है इस रोल को निभाते वक्त। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटिन्यूसली आप भी फील हो रही थी बिना उसको फील किए हुए आप इस किरदार को नहीं निभा सकते, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि ये एक सिर्फ कुर्सी नहीं है जिसपे उसको बिठाया जा रहा है, बल्कि उसको बताया जा रहा है कि ये कुर्सी हम आपको दे रहे हैं, जबकि बहुत सारे और उम्मीदवार हैं जो लाइन में खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दे रहे हैं। और ये बताते हुए दी जाती है कि अब आपको 1 महीने का समय है और आपको जो है ये कमाल करके दिखाना है। इम्पॉसिबल है, लेकिन उस इम्पॉसिबल को शायद आप पॉसिबल कर दें। इसीलिए इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ हम आपको लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक चाहे कितना भी ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, और उस समय बहुत सारे और ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे, बाप मिस्टर गांधी ने इनको रेकमेंड किया था, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया था कि इंडिया के पास ये क्राइसिस आ सकती है। फिर जितने सारे इकोनॉमिस्ट थे, इंक्लूडिंग मनमोहन सिंह जी, सबने इनका नाम जो है वो नाम पे मोहर लगाई थी
तो ये आ रहे थे सारे सारे लोगों की उम्मीद लेकर के। जी। तो जब इस तरह का किरदार है, इस तरह के चैलेंजिंग समय में आ रहा है, लोगों की आशाओं का बोझ लेके आ रहा है, तो माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल को पकड़ने की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके उस व्यक्ति पर अगर आप फ़िल्म बनाएँ जो खामोश रहने वाला है, ज़्यादा बोलता नहीं था, तो उस तरह के व्यक्ति को शब्द देना भी जो है बड़ा और शब्द को बोल पाना उस तरह के व्यक्तित्व के लिए जी। वो भी कठिन होता है। उसको आप कैसे, क्योंकि 2 घंटे की फ़िल्म में डायलॉग्स तो होंगे हाँ। और आपको ये भी दिखाना है कि ये खामोश आदमी है, तो आप कैसे दिखाएँगे? जी। तो खामोशी आप क्रिएट करते हो, खामोशी आप किस तरह से क्रिएट करते हो, क्या डालते हो उसमें, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो डायरेक्टर साहब के साथ बैठ कर के वो सारी टेक्निकल चीज़ें और सारी क्रिएटिव चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जो है मदद मिली। और ये खुद बहुत अच्छे अभिनेता हैं, तो उसी का है। जी, जी। तो जब एक अच्छा अभिनेता डायरेक्टर भी हो रहा है, तो वो परेशानी को देख पाता है वाह! या वो ये भी देख पाता है कि एक्टर्स कि पर्सपेक्टिव। हाँ, वो ये भी देख पाता है कि यहाँ तक तो मुझे मिल रहा है और मैं इनको कैसे निचोड़ सकता हूँ। हाँ, तो ये इस सब की जो है इनके पास में वो तरीके थे या फिर कहें कि ये देख पा रहे थे कि ये जो परफ़ॉर्मेंस है जो बहुत बढ़िया आया है मेरे पास में, लेकिन इसको दूसरी तरफ भी ले जाके देख सकते हैं। तो जब एक्टर्स के पास में ये ट्रस्ट है कि दूसरा एक आदमी है जो देख रहा है और वो मुझे बचा लेगा या वो मुझसे अच्छा काम निकाल लेगा, तो तो मेंटली आप बहुत फ्री रहते हो अपनी कल्पना की उड़ान भरने के लिए। चिन्मय सर, क्या आपको लगा सबसे कॉम्प्लेक्स बात आपको क्या लगी कि इस विषय को स्क्रीन तक ले जाने में ये एक मामला थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है जिसको ओवरकम किया आपने इस जर्नी में, आपको लगता है? कॉम्प्लेक्स था। एक तो इकोनॉमी के बारे में फिल्म है और जब हम इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र जब कहते तो अर्थशास्त्र कहने में भी ऐसा लगता है कि बड़ा श्लोक बोल दिया कोई। अर्थशास्त्र के जो भी ऑडियंस आ रही है, जी। अगर उनकी बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स की है या नहीं है, जी। उनको समझ में आए कि फिल्म में किस बारे में बात हो रही है। राइट। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी युद्ध पर फिल्म बना दी, तो दुश्मन मेरे सामने है, या मैंने किसी नेचुरल कैलामिटी पे फिल्म बना दी, राइट। तो प्रॉब्लम मेरे सामने है कि बिल्कुल। भूकंप हो गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, जो भी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स है, प्रॉब्लम समय है, प्रॉब्लम पैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। ये ऐसी चीजें हैं जो बजट के टाइम पे भी आम आदमी जिसको साइड में करता है वो सिर्फ पूछता है, भाई सिगरेट का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इतना बता समरी में से इतना मुझे इतना बता दो, क्या बढ़ा क्या कम हुआ। तो ये सारी चीजें लोगों को, दर्शकों को, क्योंकि ये कहानी का हिस्सा है, इसके जी। बिना मैं कहानी नहीं बता सकता, राइट। तो इसको सरल बनाना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस फिल्म। और दूसरी बात कि लोगों को बार बार ये उस जगह पे ले जाना कि ये प्रॉब्लम है और अगर ये नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम थी, वेरी आयरॉनिकली, कि उसके बारे में कुछ चंद लोगों को ही पता था। देश में और किसी को तब डायरेक्टली पता नहीं था। लोगों को सिर्फ इतना पता चल रहा था कि यार पेट्रोल नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इसका एक और आगे का स्टेप जो बहुत भयानक होगा, वो क्या होगा, ये सिर्फ चंद लोग ही देख पा रहे थे। राइट। तो इसीलिए इन्होंने जब डिसीजंस लिए भी, तो उस समय उस पर बहुत आलोचना हुई, बहुत कड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है। जी, जी। और आज 35 साल के बाद लोग बोल रहे कि अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ तब वो किया था। सो दैट वाज द ट्रिकी पार्ट, यू नो। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे आरबीआई की बात कर रहे हैं। अब आरबीआई के अंदर ना कोई गया है, ना हम जा सकते हैं इतनी आसानी से। हमने परमिशंस भी पूछी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बंदा अलाउड होगा, वो आएगा जाएगा, फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं होंगे। तो हमने हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर जो थे राजेश चौधरी, उनको भेज दिया कि आप आके देख के आइए, क्योंकि आप ही को खड़ा करना है आगे। विजुअलाइज पे। मैं भी नहीं गया अंदर, वो जाके आ गए वो भी। अब आरबीआई वॉल्ट है, सोना है, ये तो चीजें हमको भी देख ही नहीं पाएंगे, एंड वी आर नॉट प्रिवी टू ऑल दैट। सो हाउ डू यू क्रिएट एंड रिक्रिएट ऑल दैट। और फिर 1990 का समय है, तो ये कुछ एक चैलेंजेस थे, बट
जब आपके पीछे एक अच्छा प्रोड्यूसर होता है, जैसे यहाँ पे विपुल सर है, या बहुत बढ़िया टीम होती है टेक्नीशियंस की, जी, बहुत गणित लगाया उन्होंने, बहुत मैथ्स लगाया कि कैसे उसको करेंगे, राइट, और उसी तरह से किया। एंड देन यू हैव फिनोमिनल एक्टर्स, मनोज सर हैं, मधु मैम है, अदा है, नौशाद भाई है, जी, पारितोष दा है, जयवंत वाडकर, बहुत बहुत सारे एक्टर्स हैं। देन योर जॉब बिकम्स वेरी वेरी इजी। वाह! संतुष्टि का भाव आपके चेहरे पे भी दिख रहा है हाँ अब तो है। अब तो है। सर कोई ऐसा सीन इस फ़िल्म के दौरान का जो बहुत पर्सनली भी आपको इम्पैक्ट कर गया, जो ज़हन में रह गया, जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जब आप फिल्म करते हो ना तो कोई सिर्फ एक सीन तो कोई बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि याद रहता है, अनलेस अनटिल उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी। कि लेकिन यहाँ पे तो पूरी फिल्म में बड़ी मशक्कत थी, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट शॉट टिल द लास्ट शॉट कोई भी ऐसा मौका नहीं था जहाँ मैं कहता है कि चलो अभी जाकर के सुस्ता लेता हूँ राइट, या मैं थोड़ा सा एक 10 मिनट के लिए सो लेता हूँ, क्योंकि दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था कि जो आगे करने वाला हूँ मैं, या जो पीछे किया वो कैसा हुआ, क्या कुछ है जो बच गया। तो लगातार दिमाग जो है ना आपका ये, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट किरदार था, जी, तो अगली लाइन जब भी याद कर रहे हो तो लाइनें कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से ये कैरेक्टर आ रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, इसके पीछे क्या हुआ, कई सारे ग्राफिंग थे इसके जो कि करने पड़े थे। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसकी वॉक क्या है, इसका हाथ कैसे मूव कर रहा है। आई हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। राइट, इफ आई एम फॉरगेटिंग सडनली आई रियलाइज कि अरे यार ये मैं तो ऐसा भूल गया हूँ, तो फिर वापस से रिमाइंड करो, फिर इन सब लाइनों में हल्का वो जो तमिल का जो जितना करना है उतना कितना करूँ मैं, कितना कहाँ नहीं करूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं हुई जी, सर वो बड़ा ऑनगोइंग सा काम होता है सर। वो आपको कभी चैन से बैठने नहीं देता, क्योंकि कहीं भी जो है इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती, और इनकंसिस्टेंसी हमारे थिएटर में ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है वो। एक बड़ा कमाल का गाना है झिलमिल झिलमिल, मैं जी सुन जी। भी रहा था, बड़ा मोटिवेटिंग लगता है मुझे हाँ। और मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। ये पहले से जाने डायरेक्टर साहब। पहले तो ये था कि इस फिल्म में गाना हो नहीं सकता, क्योंकि इट्स मतलब आरबीआई गवर्नर के बारे में फिल्म है, तो अब गाना कहाँ से आएगा। और कोई मतलब स्क्रीन प्ले में गाने की जगह उस तरह से नहीं बन रही थी। व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, एक जगह थी जहाँ पे एक ट्रांजिशन पीरियड है, जहाँ पे ऐसा लगने लगता है कि शायद अब बेहतर होगा सब कुछ। और कुछ एक मोन्टाजेस थे, एक टाइम पीरियड का लैप्स था। सो दैट इज व्हेन आई आस्क्ड विपुल सर कि सर यहाँ पे है ना एक गाना बन सकता है, राइट, तो क्या वी कैन डू अ सॉन्ग। सो ही सेड व्हाई नॉट, लेट्स डू अ सॉन्ग। देन ही गॉट इन अमित त्रिवेदी, विच वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, कि अमित त्रिवेदी की तो हम सभी फैंस हैं। फिर अमित ने एक बहुत बढ़िया धुन बनाई, और जब हम शूट कर रहे थे तब हमारे पास सिर्फ वो धुन थी। तो मैं जब मुझे पता होता था कि ये शॉट गाने में जाएगा, तो मैं वो गुनगुनाता मुझे गाने के शब्द तब पता नहीं था क्या होंगे। शूटिंग हो गई, सारा मोन्टाजेस वोन्टाजेस शूट हो गए, फिर ये आया कि अब गाना लिखवा ले फाइनली, ये गाना मतलब उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, तो किससे लिखवाएं। एंड विपुल सर सडनली सेड के जावेद साहब के पास चलते हैं। And मेरे लिए तो ऐसे था कि मतलब आप तो मतलब सीधा भगवान के पास लेके जा रहे हो आपको। एंड जावेद साहब ने पूरा उस फिल्म की सिचुएशन सुनी, सब कुछ सुना, उन्होंने लिख दिया गाना। पहली बार लिखा, हमको पसंद भी आया, लेकिन अगेन वही था कि अच्छा है लेकिन और अच्छा हो सकता है। सो अगेन मी एंड विपुल सर वेंट टू हिम एंड वी जस्ट कैंडिडली टोल्ड हिम कि सर है तो अच्छा, लेकिन कुछ और इसमें मजा नहीं है, मतलब कुछ और हो सकता है। और फिर जावेद साहब ने ये लाइन बदल के इसको जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल, दैट इज वेयर ही गॉट इट। और फिर उन्होंने कहा कि अब ये लाइन तो बन गई, अब पहली लाइन में दोबारा चेंज करना चाहता हूँ। तो हमारा ऐसा नहीं, नहीं वो तो अच्छी थी, नहीं नहीं, रुको रुको। एंड देन ही रोट अ फिनोमिनल लाइन विच आई रियली लाइक, कि दुनिया की थी उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कमाल, कमाल। तो वो मतलब वो होता है ना कि इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, इवन आफ्टर सो मेनी फिल्म, सो मेनी सॉन्ग्स, ही वांटेड टू बेटर हिज ओन सॉन्ग। वाह! मतलब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। क्या और फिर एक नहीं, फिर हमने 2 गाने की।
इसमें एक और गाना है जो शायद बहुत ही जल्द आएगा, जी क्योंकि जब ये सोने का ट्रांजिशन है पूरा ले जाने का जो प्रोसेस है, फिर हमने उस पे भी एक गाना किया। ओके एंड अमित जावेद साहब पे ही जी 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 क्या टीम वही है, अमित त्रिवेदी। और मुझे ना, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ जी कि एक म्यूजिक डायरेक्टर एक लिरिक राइटर, वो जो एल्बम बनता है ना फिर वो बहुत ही होलसम होता है। जी लाइक आई एम नथिंग अगेंस्ट फिल्म्स वेयर देयर आर मल्टीपल म्यूजिक डायरेक्टर्स, बट वो जो हमारे पुराने जमाने में जो कैसेट पे आता था ना, बिल्कुल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंचंदा का संगीत आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए हाँ, गुण बिल्कुल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, पंचमदा, गुलजार, मैं उसी की नदीम श्रवण समीर, क्या बात मैं उस समय का आदमी हूँ, तो वो अच्छा लगता है। हम रिलेट करते हैं सो दिस इज लाइक अमित त्रिवेदी एंड जावेद अख्तर। क्या पा रहे हैं वंडरफुल सर आपने भी गाना सुना है आप नहीं नहीं, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो डिट्टो। अच्छा क्योंकि फाइनेंस की बात चल रही है मैं बिग एफएम पर हम ये कहते हैं कि शेयरिंग इज नॉट ऑलवेज केयरिंग ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग लेकिन फाइनेंशियल मामले में कोई भी जो सेंसिटिव डिटेल है वो शेयर करने से पहले बहुत बार सोचना है क्योंकि ये फिल्म फाइनेंस की बात करती है तो मैं चाहता हूं कि इस पर भी आप एक मैसेज जरूर दे एक्चुअली मैं पहली बात तो ये बता दूं कि कोई ये ऐसा कोई हमने जो है मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लगाई है ऐसा पहले मतलब लोग ये माइंडसेट से न जाए नहीं नहीं, हाँ मतलब ये इकोनॉमिक्स हाँ नहीं, ये बहुत ही कमाल की थ्रिलर है। पहली बात ये कि देश खतरे में है और उसको बचाने के लिए एक नायक आया हुआ है और उसकी ही जिम्मेदारी है अब इस देश को संकट से निकालने की। वो कैसे निकालता है? खतरा और फाइनेंशियल वो खतरा जो है वो आर्थिक खतरा है और कि देश कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है राइट और बहुत कम समय है और इसमें जो हीरो को देश को बचाना है। बस सिंपल ये है। जी बैकड्रॉप जो है आरबीआई का है, बैकड्रॉप है इकोनॉमिक क्राइसिस का। जी उसी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि आपके घर में होता है जी यहाँ पे देश में हुआ पड़ा है। तो इतनी ही सीधी सिंपल जानकारी दर्शकों तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल 2047 का भारत अगर आप देख पाए तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे इंडिया एट 100 हम कह रहे हैं 2047 का भारत आपको इमेजिन हम तो रहेंगे भी नहीं सर। नहीं लेकिन ऊपर वाले ने हाँ। इमेजिनेशन हम तो रहेंगे नहीं तो जिसको एंजॉय करना है करे। नहीं नहीं जरूर रहेंगे लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक देखिए क्या है कि जिस तरह से लगातार ये युद्ध के पहले तक जी और ये शुरुआत हुई इसी घटना के बाद, दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि इस घटना के बाद जो घटी थी जिसके बारे में ये फिल्म है, इसके बाद इंडिया जो है प्रगति की राह पर आगे बढ़ा और उसमें मनमोहन सिंह जैसे बड़े दिग्गज लोग आए जिन्होंने अपने अपने सबने बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए उस समय और लगातार प्रगति की राह पे चलता रहा और बहुत सारी गलतियां जो पहले की थी आर्थिक नीतियों ने, उस पे जो है लोगों ने रीवर्क किया, रिकंसीडर किया और हमने कैसे बाजार को अपना खोला जी और उतना ही खोला जितनी ज़रूरत थी। कभी भी हमने पूरा नहीं खोला। धीरे धीरे चीज़ों को हम बहुत ही सावधानी से हम आगे बढ़ते गए क्योंकि हम अचानक से सब कुछ नहीं खोल दिया था हमने। और उसका परिणाम आज इतने सारे आर्थिक नीतियां इस देश ने देखी और एक मैसिव ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा मिला है हमको, जहां पर सारे बड़े देश जो है बड़े गौर से इस देश को देख रहे हैं कई सालों से और उनको ये भी लग रहा है कि एक फोर्स की तरीके से ये देश लगातार उठता रहा है। तो इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की इंटेंसिटी भी बढ़ी क्योंकि हिंदुस्तान पीछे से आकर के आगे बढ़ता जा रहा है। तो उसमें एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका और सारे के सारे सुपर पावर्स जो हैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से, इंडिया को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया, जहाँ पे इसको थर्ड वर्ल्ड की जो संज्ञा दे रहे थे ये लोग, वहाँ से ये देश अचानक से इनको फ्यूचर थ्रेट नज़र आना शुरू हुआ। जी तो 2047 में यही देखता हूँ कि या तो इंडिया एक सुपर पावर होगा या फिर 2-3 सुपर पावर में से तो एक ज़रूर होगा। क्या बात है, क्या बात। और हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी जनसंख्या है और ज़्यादातर कंट्री की
कमज़ोरी जो है जनसंख्या हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे युवा वर्ग इतना बड़ा है कि उसको वो कम होते-होते भी सदियाँ लगेंगी। जी, तो युवा वर्ग हमेशा सबसे बड़ा फोर्स माना जाता है देश के निर्माण के लिए। जी, इसीलिए वो देश को तोड़ भी सकता है और देश को बना भी सकता है। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से युवा वर्ग को बहुत तरजीह दी है और उनको हमेशा अवसर देने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये रेस्टलेस एनर्जी गलत दिशा में गई तो फिर दिक्कत होगी। चलिए, उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। तुम्हाला कसं वाटतंय? I just hope that we have a better एक ऐसा समाज हम बना पाए जो जिसको कदर है पिछले 100 सालों के इतिहास की, क्योंकि तब 100 साल बीत चुके होंगे, जो जानता है कीमत आज़ादी की, और जहाँ पर राइट टू एजुकेशन, राइट टू बेसिक लिविंग फुलफिल्ड है लोगों की। बस अगर इतना भी हम कर पाए आने वाले 20 सालों में तो बहुत हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एज मनोज सर हैज सेड कि हमारी जनसंख्या ही हमारा सबसे बड़ा, हमारी ताकत है। तो ये जो जन है, ये जो लोग हैं, ये खुश रहें, इनको अवसर हो, इनके मन में हताशा ना हो किसी प्रकार की, या डिसइल्यूजनमेंट ना हो। मेरे ख्याल से अगले 20 साल जो भी सत्ता में हो, जो भी राजनीतिक ताकतें हों, उनको इस पे ज़्यादा तवज्जो अगर वो दे तो विल हैव अ वंडरफुल 100 years ऑफ दिस कंट्री। वाणी, ये क्या बात है। तो अब मनोज सर के साथ हम उन्हीं के आइकॉनिक फिल्मों के कुछ डायलॉग्स जानने वाले हैं उनसे। सबसे पहले मेरी फेवरेट से शुरुआत करते हैं। सत्या, मुंबई का किंग कौन? बिकू मात्रे। राजनीति और राजनीति, करारा जवाब मिलेगा। और अब गैंग्स ऑफ वसेपुर। हैं? ब्याह हो गया है तो पूरा। नहीं, हमारे में तो बहुत है। अच्छा बात नहीं, अच्छा बात नहीं। और चाबी कहाँ है? चाबी। फैमिली मैन। फैमिली मैन में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया जो है, उसमें ऐसे जो जीता वही सिकंदर, इसकी माँ का। डर के आगे जीत है जो जीता इसको माँ का। मुझे तो वो भी अच्छा लगता है, वो जो आप स्कूटर पे हो, पकड़ूंगा तो क्या गांड पे। ये लेडीज है, सॉरी मैडम, सॉरी। चल भाग, देखता हूँ कितनी दूर तक भागता है वो थोड़ी। और अब आने वाली फिल्म गवर्नर से। हैं? गवर्नर के लिए तो बहुत बढ़िया 2 डायलॉग। एक्चुअली वो हम जब कर रहे थे तो हमें नहीं पता था हम कोई डायलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि आप किरदार में होते हैं। और सबसे बढ़िया जब ट्रेलर देख रहा था, देन आई वाज रिमाइंडेड बाय दैट डायलॉग। कुर्सी में दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा, देश दूसरा कहाँ से लाएगा सर। सही हालत है सर, सीधा। वंडरफुल सर, मनोज, Thank you थैंक very यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Thank you so thank much you for the time.